जिस पत्नी को उसने धोखेबाज समझकर 4 साल तक नफरत की, आज वही उसे सड़क किनारे भिखारी की हालत में मिली। जिस औरत को वो कभी लालची और धोखेबाज समझकर अपने दिल और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुका था, आज वही औरत कीचड़ में पड़ी थी। आईपीएस महेंद्र की काली स्कॉर्पियो जब उस गंदी और बदबूदार बस्ती की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर रुकी, तो वहां का सन्नाटा सायरन की हल्की सी आवाज से टूट गया। बस्ती के हालात बहुत खराब थे। हर तरफ कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे थे और बदबू इतनी भयंकर थी कि वहां सांस लेना भी दूभर हो रहा था। महेंद्र को अपने खबरी से पक्की सूचना मिली थी कि इस इलाके में माफियाओं का राज चलता है, जो मजबूर और बेसहारा लोगों से जबरदस्ती बिना एक भी पैसा दिए कूड़ा साफ करवाने का काम करवाते हैं। अपनी पुलिस वर्दी में आंखों पर काला चश्मा लगाए महेंद्र जैसे ही गाड़ी से उतरा, वहां काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। वो धीरे धीरे उस बड़े से कूड़े के पहाड़ की तरफ बढ़ा, जहां कई लोग चिलचिलाती धूप में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गंदगी छांट रहे थे। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल उलझे और धूल से सने हुए थे और वो पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए कूड़े में से प्लास्टिक बीन रही थी। महेंद्र पूछताछ करने के इरादे से उसके करीब पहुंचा। जैसे ही उस औरत ने अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें महेंद्र से टकराईं, महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और चश्मे के पीछे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सीता थी, वही सीता जिसे वो सालों पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। आज वो एक लावारिस और विक्षिप्त भिखारिन की तरह उस गंदगी में पड़ी थी। महेंद्र स्तब्ध रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो बेसाख्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी पास खड़े एक बुजुर्ग ताऊ ने उसे रोक लिया। ताऊ ने कहा, बाबूजी, इसके पास मत जाओ, ये पागल है, ये किसी से बात नहीं करती, बस ऐसे ही कूड़े में पड़ी रहती है। महेंद्र ने रुले हुए गले से पूछा, ये इस हाल में कैसे पहुंची ताऊ? ताऊ ने गहरी सांस ली और उदासी से बताने लगे, अरे साहब, क्या बताएं, ये किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसी के खातिर अपने माता पिता और हंसते खेलते परिवार को छोड़कर यहां आ गई थी। लेकिन वो कमीना इसे इस अनजान शहर में अकेला छोड़कर भाग गया। जब ये नई नई यहां आई थी और इसका दिमाग ठीक था, तब अक्सर रो रोकर बस्ती वालों को बताती थी कि इसका पति एक दिन बहुत बड़ा आईपीएस अफसर बन गया है। पर अब तो बस ये पागल हो चुकी है। ये सुनते ही महेंद्र का दिमाग सुन्न पड़ गया। ताऊ की बातें महेंद्र के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थीं। आईपीएस अफसर बन गया है। ये वाक्य सुनते ही वो जैसे वर्तमान की उस भयानक सच्चाई से कटकर अपनी यादों के किसी बहुत गहरे और पुराने भंवर में डूबता चला गया। आज से ठीक 4 साल पहले की बात है। तब सीता और महेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सीता गांव के एक बेहद रसूखदार और अमीर प्रधान के घर की लाडली बेटी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर महेंद्र एक बेहद गरीब और साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी संघर्ष से कम नहीं था। लेकिन जहां सीता पढ़ाई में थोड़ी कमजोर और नासमझ थी, वहीं महेंद्र पूरे कॉलेज का सबसे होशियार और होनहार छात्र था। सीता की अपनी एक अलग ही शान थी। वो हमेशा अपनी चमचमाती ब्लैक रॉयल एनफील्ड बाइक पर कॉलेज आती थी और उसका रुतबा देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी। हालांकि पढ़ाई में उसका हाथ तंग था, लेकिन वो स्वभाव से बहुत समझदार और व्यावहारिक लड़की थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। सीता कॉलेज से लौटते वक्त नदी किनारे वाले सुनसान रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी रॉयल एनफील्ड ने धोखा दे दिया। बाइक बीच रास्ते में झटके खाकर बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। आसपास कोई मैकेनिक या मदद करने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। परेशान होकर वो एक बड़े से बरगद के पेड़ की छांव में खड़ी हो गई और अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। उसके बड़े भाई इलाके के सरकारी राशन डीलर थे। फोन उठते ही सीता ने झल्लाहट में कहा, भैया, मेरी बाइक नदी वाले रास्ते पर खराब हो गई है, जल्दी से किसी को भेज दो या खुद आ जाओ। उधर से उसके भाई ने प्यार से समझाते हुए कहा, गुड़िया, मैं अभी गांव में राशन बांटने के काम में बहुत उलझा हुआ हूं। मुझे यहां से फ्री होने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर तू ज्यादा परेशान है तो मैं सब काम छोड़कर अभी आता हूं। सीता अपने भाई से बहुत प्यार करती थी।
और उनका नुकसान नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं माही भैया, आप अपना काम पूरा कर लीजिए, मैं यहीं छांव में खड़ी होकर इंतजार कर लूंगी या कोई जुगाड़ देख लूंगी, आप परेशान मत होइए। फोन रखने के बाद सीता वहीं पेड़ के नीचे खड़ी होकर किसी मदद का इंतजार करने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे, सूरज आग उगल रहा था और उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते एक लड़के पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि उसी के कॉलेज का होनहार छात्र महेंद्र था, जो अपनी पुरानी सी साइकिल पर ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहा था। पसीने से लथपथ महेंद्र अपनी धुन में पैडल मारता हुआ चला आ रहा था। सीता ने उसे पहचान लिया और हाथ देकर रोका। सुनो, क्या तुम मेरी ये बाइक ठीक कर सकते हो? ये स्टार्ट नहीं हो रही है, सीता ने थोड़े हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा। महेंद्र ने अपनी साइकिल रोकी, सीता और उसकी महंगी बाइक को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, मैं तुम्हें कोई मैकेनिक नजर आता हूं क्या? मेरा काम पढ़ाई करना है, गाड़ियां सुधारना नहीं। महेंद्र का ये तीखा जवाब सुनकर सीता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मेरे पापा इस इलाके के प्रधान हैं। एक फोन करूंगी तो 10 मैकेनिक दौड़ते हुए आएंगे। महेंद्र ने अपनी साइकिल का हैंडल मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने सीता को अंदर तक झकझोर दिया। हाँ, तुम्हारे पापा प्रधान हैं, लेकिन तुम क्या हो? अपने पापा के नाम और पैसों के बिना तुम्हारी अपनी क्या पहचान है? ये बात सीता के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसे आज तक किसी ने इस तरह आईना नहीं दिखाया था। वो सोच में पड़ गई। फिर उसने अपना गुस्सा थूकते हुए बात को संभालने की कोशिश की और बोली, अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरी बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही है और मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही है। मेरा घर यहां से थोड़ा ही दूर है यार, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर वहां तक छोड़ दोगे? महेंद्र ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ तंज कसते हुए कहा, तुम्हें इस खटारा साइकिल पर बिठाकर ले जाऊं? कहां बिठाऊंगा तुम्हें? क्या अपने सिर पर बिठाकर ले जाऊंगा? इसके कैरियर पर तो मेरी किताबें बंधी हैं। ये सुनकर सीता को थोड़ी झेप महसूस हुई, लेकिन फिर दोनों के बीच इसी तरह की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई। बातों बातों में सीता को महेंद्र का ये बेबाक और सच्चा अंदाज काफी पसंद आने लगा। उसे लगा कि ये लड़का बाकियों की तरह उसकी दौलत या खूबसूरती से खौफ नहीं खाता। तभी सीता ने कहा, चलो जब तक मेरा भाई नहीं आता उस नदी के पास टहलने चलते हैं, मुझे यहां अकेले सड़क पर बहुत डर लग रहा है। लेकिन महेंद्र, जो हमेशा अपने उसूलों और समय का पक्का था, उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे और भी काम है, मैं फालतू घूमने के लिए नहीं आया हूं। ये कहकर वो अपनी साइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। सीता उसे जाते हुए देखती रही। अगले दिन जब सीता कॉलेज पहुंची तो उसके दिमाग में सिर्फ महेंद्र घूम रहा था। उसे पता था कि महेंद्र पढ़ाई में बहुत तेज है। वो जानबूझकर उसके पास गई और बोली, सुनो, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूं। अगर तुम मेरे नोट्स बनाने में और मुझे पढ़ाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छे पैसे दूंगी। महेंद्र, जिसे हमेशा पैसों की सख्त जरूरत रहती थी, उसने सीता के इस प्रस्ताव को तुरंत ठुकराया नहीं। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हारे नोट्स भी बनवाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मेरी एक छोटी बहन है, उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ किताबों की ज़रूरत है, जिनकी कीमत करीब 10,000 रुपये है। अगर तुम मेरी बहन के लिए वो किताबें दिला दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान तक पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। सीता, जिसके लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुरंत राजी हो गई। इसके बाद से दोनों की रोज की मुलाकातें शुरू हो गईं। महेंद्र ने कॉलेज के बाद उसी नदी के किनारे उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सीता को पढ़ाना शुरू कर दिया। महेंद्र का पढ़ाने का तरीका इतना सरल और स्पष्ट था कि सीता, जिसे कभी किताबें देखकर नींद आती थी, अब पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी लेने लगी थी। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब नतीजे आए तो सीता ने बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली। उसके घर वाले, खासकर उसके पिता और बड़े भाई, ये देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन इन सबके बीच एक और बात हो रही थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। साथ वक्त बिताते बिताते महेंद्र की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत देखकर सीता धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। उसे महेंद्र के रूखेपन में भी एक अपनापन महसूस होने लगा था। वो कब उसे दिल दे बैठी, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन महेंद्र के लिए ये सिर्फ एक सौदा था। वो अपनी बहन की किताबों की कीमत चुका रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य और सीता को पढ़ाने पर था। एक दिन जब सीता से अपने जज्बात नहीं संभाले गए तो उसने हिम्मत करके महेंद्र को प्रपोज कर दिया। महेंद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सीता ने नदी की लहरों को देखते हुए पूछा। महेंद्र ये सुनकर सन्न रह गया।
उसके सामने उसका गरीब परिवार, उसका आईपीएस बनने का बड़ा सपना और सीता के रसूखदार प्रधान पिता का खौफ नाचने लगा। उसने तुरंत खुद को पीछे खींचा और बेहद कठोर आवाज में कहा, "ये तुम क्या कह रही हो सीता? हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं एक गरीब लड़का हूं जिसका भविष्य अभी अंधकार में है, और तुम एक प्रधान की बेटी हो। मेरे पास प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है।" इतना ही नहीं, डर और घबराहट के मारे महेंद्र ने उसी दिन से सीता को पढ़ाना और उससे मिलना जुलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। सीता के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। जब सीता के बड़े भाई को उसकी इस उदासी और महेंद्र के साथ उसके इस एक तरफा प्यार की भनक लगी तो उसने सीता को अपने पास बिठाया। भाई ने बहुत ही नरमी लेकिन सख्ती से समझाया, "गुड़िया, ये सब जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र प्यार मोहब्बत की नहीं है। उस लड़के का कोई भविष्य नहीं है और पिताजी को अगर ये बात पता चली तो अनर्थ हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान दो।" भाई ने उसे दुनियादारी के कई उदाहरण दिए, लेकिन सीता का दिल तो जैसे महेंद्र के लिए ही धड़कना सीख चुका था। वो सचमुच महेंद्र से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। भाई की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सीता फूट फूट कर रोते हुए उसी नदी के किनारे पहुंची जहां वे दोनों पढ़ाई किया करते थे। वो घंटों वहां महेंद्र का इंतजार करती रही। आखिरकार महेंद्र जब उस रास्ते से गुजरा तो सीता ने उसकी साइकिल के आगे खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। "तुम्हें मुझ में क्या गलत लगता है महेंद्र? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं?" उसने रोते हुए पूछा। महेंद्र का दिल भी उसे इस हालत में देखकर पसीज गया। उसने बहुत प्यार से सीता को समझाते हुए कहा, "तुम में कुछ भी गलत नहीं है सीता, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम हमारी असलियत को समझने की कोशिश करो। तुम एक प्रधान की बेटी हो, महलों में पली बढ़ी हो, और मैं एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब महेंद्र हूं। मैं तुम्हें वो खुशियां कभी नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो।" लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी। उसने महेंद्र के हर तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि उसे दौलत नहीं, सिर्फ उसका साथ चाहिए। सीता की इस सच्ची तड़प और अटूट जिद के आगे आखिरकार महेंद्र के पत्थर दिल को पिघलना ही पड़ा। उसने भारी मन से लेकिन एक सच्ची मुस्कान के साथ सीता के प्यार को अपना लिया, और यहीं से उनकी एक नई खूबसूरत लेकिन संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। सीता का प्यार सिर्फ महेंद्र तक ही सीमित नहीं था। जब उसने महेंद्र को अपनाया तो उसने पूरे दिल से उसके परिवार को भी अपना लिया था। महेंद्र की एक छोटी बहन थी जिसका नाम रिया था। रिया उम्र में सीता से करीब 5 साल छोटी थी और उस वक्त 17 साल की थी। सीता के लिए रिया सिर्फ महेंद्र की बहन नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन जैसी बन गई थी। सीता रिया का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी कि कई बार खुद महेंद्र भी हैरान रह जाता था। वो रिया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। सीता, जो कभी अपने पिता के रुतबे के घमंड में रहती थी, अब महेंद्र के छोटे से घर में खुशियां बिखेरती नजर आती थी। रिया की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना सीता ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया था। सीता अक्सर रिया को अपनी उसी ब्लैक रॉयल एनफील्ड पर पीछे बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाती थी। जब वे दोनों लड़कियां हवा से बातें करती हुई सड़क से गुजरतीं तो लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते। सीता ने रिया को पीछे बिठाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने रिया को उस भारी भरकम रॉयल एनफील्ड को चलाना भी सिखाया। वो खुले मैदान में रिया को बाइक के क्लच और गियर समझाती, और जब रिया पहली बार खुद बाइक चलाती तो सीता उसके पीछे बैठकर गर्व से मुस्कुराती। इसके अलावा सीता रिया के लिए एक बड़ी बहन और एक बेहतरीन मार्गदर्शक भी बन चुकी थी। वो अक्सर रिया के साथ बैठकर उसे दुनियादारी की बातें समझाती, सही क्या है, गलत क्या है, लोगों को कैसे पहचानना है और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। ये सब सीता उसे बहुत ही आसान शब्दों में सिखाती थी। हर वीकेंड पर सीता रिया को अपने साथ लोकल मार्केट लेकर जाती। वहां दोनों जमकर खरीदारी करती। रिया को जो भी कपड़े या किताबें पसंद आती, सीता बिना महेंद्र को बताए अपनी पॉकेट मनी से उन्हें खरीद लेती। और सबसे मजेदार हिस्सा होता था शाम का वक्त। सीता को पता था कि रिया को गोलगप्पे बहुत पसंद है, इसलिए वो हर रोज शाम को उसे नुक्कड़ वाले भैया के पास गोलगप्पे खिलाने जरूर ले जाती। दोनों बहनें वहां खड़े होकर तीखे गोलगप्पे खातीं और खूब हंसती खिलखिलातीं। रिया भी सीता से अपने मन की हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगी थी। सीता ने हर तरह से रिया की मदद की, उसे संवारा और उसे आत्मविश्वास से भर दिया। एक शाम जब दोनों गोलगप्पे खाकर नदी किनारे टहल रही थीं, तब बातों बातों में रिया ने सीता को एक बहुत बड़ा राज बताया। रिया ने धीमी लेकिन चमकती हुई आंखों के साथ कहा, "सीता दीदी, आपको पता है भैया का सबसे बड़ा सपना क्या है? वो कोई मामूली नौकरी नहीं करना चाहते।
भैया दिन रात जो इतनी मेहनत करते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका सपना एक आईपीएस अफसर बनने का है। वो पुलिस की वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि उनके पास यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जरूरी महंगी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ये बात सीता के दिल में घर कर गई। उसे महेंद्र के उस सपने की गहराई का एहसास हुआ। उसने उसी पल मन ही मन कुछ ठान लिया। कुछ ही दिनों बाद महेंद्र का जन्मदिन आने वाला था। महेंद्र अपने जन्मदिन को लेकर कभी उत्साहित नहीं रहता था क्योंकि उसके पास जश्न मनाने के साधन नहीं थे। लेकिन सीता ने इस दिन को महेंद्र की जिंदगी का सबसे खास दिन बनाने की योजना बना ली थी। उसने अपने जमा किए हुए सारे पैसे इकट्ठे किए और शहर की सबसे बड़ी किताबों की दुकान पर पहुंच गई। वहां उसने यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी और सबसे बेहतरीन किताबों का एक पूरा सेट खरीदा। जब जन्मदिन की शाम को महेंद्र अपने छोटे से कमरे में मायूस बैठा था, तब सीता एक बड़े से उपहार के डिब्बे के साथ वहां पहुंची। महेंद्र हैरान था कि सीता उसके लिए क्या लेकर आई है। जब महेंद्र ने वो डिब्बा खोला और उसके अंदर आईपीएस की तैयारी की वे भारी भरकम किताबें देखीं, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सीता ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे सपनों से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम बस अपनी मंजिल की तरफ देखो, बाकी हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस दिन महेंद्र को एहसास हुआ कि सीता सिर्फ एक अमीर घर की बिगड़ैल लड़की नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सच्चा जीवन साथी है जो उसके सपनों को पंख दे सकती है। और फिर वो मनहूस दिन, जब सीता के घर में उन दोनों के प्यार को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। सीता ने जब अपने बड़े भाई माही और अपने प्रधान पिता के सामने महेंद्र से शादी करने की जिद पकड़ी, तो घर में कोहराम मच गया था। माही भैया, जो इलाके के एक बहुत बड़े और रसूखदार इंसान थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने सीता को समझाते हुए कहा था कि एक प्रधान की बेटी का एक गरीब और बेसहारा लड़के से कोई मेल नहीं है। लेकिन सीता तो जैसे महेंद्र के प्यार में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। जब उसने किसी की एक न सुनी और महेंद्र के साथ ही जीने मरने की कसम खाई, तो माही भैया का अहंकार आहत हो गया। उन्होंने सीता को उसी वक्त घर से धक्के मारकर निकाल दिया और कह दिया कि आज के बाद वो कभी इस चौखट पर अपना मुंह न दिखाए। सीता ने भी बिना एक आंसू बहाए अपने सुख सुविधाओं वाले उस महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सीधे महेंद्र के पास आ गई। महेंद्र और सीता ने तय किया कि वे इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई उनके बीच दीवार बनकर खड़ा न हो। वे एक नई शुरुआत करना चाहते थे। महेंद्र ने अपनी मां और छोटी बहन रिया को कुछ दिन रिश्तेदार के यहां भेज दिया था और खुद सीता के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा था। वो गर्मियों का मौसम था और आसमान से जैसे आग बरस रही थी। दोनों पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जब वे स्टेशन के बाहरी इलाके में पहुंचे तो ठीक दोपहर के 2 बज रहे थे। तपती धूप और लंबी थकान के कारण सीता का गला सूखने लगा था। उसने एक पेड़ की छांव में रुककर महेंद्र से कहा, महेंद्र, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम कहीं से थोड़ा पानी ला सकते हो? महेंद्र ने अपनी पुरानी पानी की बोतल निकाली और सीता को वहीं छांव में बिठाकर पास ही बने एक सार्वजनिक नल की तरफ पानी भरने चला गया। उसने बोतल में पानी भरा और एक गहरी सांस लेकर वापस मुड़ा, लेकिन जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीता वहां नहीं थी। महेंद्र घबरा गया। उसने पागलों की तरह सीता को इधर उधर खोजना शुरू कर दिया। वो आवाजें लगाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर स्टेशन के पास बने एक पुराने और सुनसान गोदाम की तरफ गई। महेंद्र भागता हुआ वहां पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। गोदाम के बाहर सीता के बड़े भाई माही भैया अपने कुछ खूंखार आदमियों के साथ खड़े थे और उनके हाथ में एक बड़ी सी राइफल थी। महेंद्र का दिल जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज में पूछा, भैया जी, सीता कहाँ है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माही भैया ने एक बहुत ही खौफनाक और ठंडी हंसी हंसते हुए महेंद्र की तरफ देखा। उन्होंने राइफल की नली जमीन पर टिकाई और बोले, तू सच में एक बेवकूफ और जलील इंसान है महेंद्र। क्या तुझे सच में लगता था कि मेरी बहन, एक प्रधान की इकलौती बेटी, तुझ जैसे भिखारी से सच्चा प्यार करेगी? सुन ले असलियत, उसका पहले से ही अमेरिका में रहने वाला एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड है। तू तो सिर्फ एक मोहरा था। महेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। माही भैया ने आगे कहा, तू पढ़ाई में बहुत होशियार था ना? कॉलेज में मेरी बहन से ज्यादा नंबर लाता था, इसलिए सीता ने तेरा करियर और तेरी पढ़ाई बर्बाद करने के लिए ये झूठे प्यार का नाटक रचा था। अब जब उसका मकसद पूरा हो गया है तो वो अपने उस अमीर बॉयफ्रेंड के पास हमेशा के लिए चली गई है। महेंद्र का पूरा वजूद जैसे कांच की तरह चकनाचूर हो गया था। उसके कानों में भिनभिनाहट होने लगी। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। सीता मुझसे ऐसा धोखा नहीं कर सकती। भैया जी, प्लीज मुझे बस एक आखिरी बार सीता से मिला दो। मैं उसके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूं। इस पर माही भैया ने अपनी राइफल सीधे महेंद्र के सीने पर तान दी और गुस्से से फुफकारते हुए बोले, तुझ जैसे सड़क शाप भिखारी से वो अब कभी नहीं मिलेगी। जाते जाते वो खुद मुझसे कहकर गई है कि इस महेंद्र को जान से मार देना, क्योंकि ये अब मेरे लिए एक बोझ बन गया है। लेकिन मैं तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ किसी कीड़े के खून से गंदे हों। तेरी जिंदगी बख्श रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आज और अभी इस शहर को छोड़कर चला जा। अगर तूने कभी मेरी बहन का नाम भी अपनी जुबान पर लिया या अपनी माँ और उस छोटी बहन रिया के पास वापस जाने की कोशिश की तो कसम खाता हूं तेरी माँ और बहन दोनों को जिंदा चला दूंगा। क्या तुझे ये शर्त मंजूर है? अपनी बूढ़ी माँ और प्यारी बहन रिया की जान को खतरे में देखकर महेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका दिल टूट चुका था, प्यार पर से भरोसा उठ चुका था। उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ हामी भरी और उस दिन वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए एक गुमनाम जिंदगी की तरफ निकल पड़ा। उसी दिन से महेंद्र के अंदर एक अजीब सी आग लग गई थी। जिस लड़की को वो अपनी दुनिया मानता था, उसी ने उसे एक लालची और धोखेबाज डायन बनकर डस लिया था। यही झूठ उसके जहन में घर कर गया था। सीता की बेवफाई ने उस सीधे साधे और भावुक आशिक को एक बेतरतीब, खामोश और पत्थर दिल इंसान बना दिया था। उसने दिन रात एक कर दिया, भूखा प्यासा रहकर सिर्फ किताबों में अपना सिर खपाया। उसके अंदर बस एक ही जिद थी कि वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि एक दिन उस सीता और उसके रसूखदार परिवार को अपनी हैसियत दिखा सके। उसकी इसी नफरत और जुनून ने उसे देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करवाई और आज वो एक कड़क आईपीएस अफसर बनकर खड़ा था। ये सब सोचते सोचते महेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वो वर्तमान में लौट आया। दिल्ली की इस बदबूदार बस्ती में खड़ी उस पागल औरत को देखकर उसके मन में फिर से वही पुरानी नफरत जागने लगी थी। उसने अपनी आंखों पर वापस काला चश्मा चढ़ाया और बस्ती के उस अवैध कूड़े के कारोबार को चलाने वाले माफिया को पकड़ने के लिए अपनी पुलिस टीम को इशारा किया। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में बस्ती की घेराबंदी कर ली और कूड़े के ठेकेदार को घसीटते हुए महेंद्र के पैरों के पास लाकर फेंक दिया। महेंद्र ने जैसे ही उस ठेकेदार का चेहरा देखा, वो एक पल के लिए चौंक गया। चश्मा हटाकर उसने ध्यान से देखा, ये ठेकेदार कोई और नहीं बल्कि जग्गू था, जो 4 साल पहले माही भैया का सबसे खास और वफादार गुर्गा हुआ करता था। महेंद्र ने तुरंत जग्गू की कॉलर पकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए दहाड़ा, जग्गू, तू यहाँ दिल्ली की इस गंदी बस्ती में क्या कर रहा है? और सीता, तुम्हारे प्रधान की बेटी सीता इस हालत में यहाँ भिखारियों की तरह कूड़ा क्यों बीन रही है? जग्गू, जो महेंद्र को एक आईपीएस अफसर की वर्दी में देखकर पहले ही खौफ से कांप रहा था, अब पुलिस के डंडों और महेंद्र के खौफनाक गुस्से के आगे पूरी तरह टूट गया। उसने महेंद्र के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो साहब, मैं सब सच सच बता दूंगा। आप आज तक जिस सच को मानकर खुद को जला रहे हैं वो पूरा का पूरा झूठ है। सीता दीदी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि उनके साथ जो धोखा हुआ है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महेंद्र की पकड़ जग्गू की कॉलर पर और सख्त हो गई। क्या बकवास कर रहा है तू? सीधा सीधा बता क्या हुआ था उस दिन स्टेशन पर। जग्गू ने रोते हुए उस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाया जो पिछले 4 सालों से अंधेरे में दफन थी। उसने बताया, साहब, उस दिन जब आप स्टेशन के नल पर पानी लेने गए थे तब माही भैया ने सीता दीदी को नहीं छोड़ा था। दीदी वही पेड़ के नीचे आपका इंतजार कर रही थी। तभी हम लोगों ने पीछे से आकर दीदी के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला रुमाल रख दिया था। दीदी छटपटाती रहीं लेकिन वो बेहोश हो गईं। हमने उन्हें उठाकर एक वैन में डाल दिया था। जब माही भैया आपको गोदाम के पास झूठी कहानी सुना रहे थे तब दीदी उसी वैन में बेहोश पड़ी थीं। ये सुनते ही महेंद्र के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। जग्गू आगे बता रहा था, माही भैया अपनी बहन की जान तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उनका झूठा घमंड उन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं करने दे रहा था कि उनकी बहन एक गरीब लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताए। इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि सीता दीदी को इस दिल्ली शहर की सबसे गंदी और लावारिस बस्ती में लाकर फेंक दूं। माही भैया ने मुझे कुछ खास दवाइयां दी थीं जो इंसानी दिमाग को सुन्न कर देती हैं। महेंद्र के आंखों से अब बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। जग्गू ने कांपते हुए अपनी बात पूरी की। हमने दीदी को इसी बस्ती में लाकर डाल दिया और उन्हें रोज वो पागल करने वाली दवाइयां खाने में मिलाकर दी। उन तेज दवाइयों ने धीरे धीरे दीदी की याददाश्त खत्म कर दी। वो अपना नाम, अपना घर, अपना रुतबा सब कुछ भूल गईं, लेकिन साहब वो एक चीज कभी नहीं भूल पाईं। जब भी उन्हें थोड़ा होश आता, वो कूड़े के ढेर पर बैठकर सिर्फ एक ही बात बड़बड़ाती रहती थीं, मेरा महेंद्र आएगा, मेरा पति एक दिन बहुत बड़ा आईपीएस अफसर बनेगा और मुझे यहां से ले जाएगा।
दीदी ने आपके और आपके सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वजूद इस गंदगी में मिटा दिया साहब। वो कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि आपके प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है। ये सच किसी तेज धार वाले खंजर की तरह महेंद्र के सीने के पार हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा खींच ली हो। जिस लड़की को वो 4 साल तक एक लालची और धोखेबाज डायन समझकर हर रोज कोसता रहा, जिससे वो नफरत करता रहा, उसी लड़की ने उसके झूठे सम्मान और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी हंसती खेलती जिंदगी को इस नर्क में झोंक दिया था। सीता ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बदले में उसने सिर्फ पागलपन और यातनाएं झेली थीं। महेंद्र के हाथों से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छूटकर कीचड़ में गिर गई। महेंद्र जाकर सीधे उस कीचड़ में सीता के पैरों के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से सीता के धूल से सने और उलझे हुए बालों को छुआ। सीता! उसके गले से एक भारी और दर्द भरी चीख निकली। मुझे माफ कर दो सीता, मैं आ गया, तुम्हारा महेंद्र आ गया। देखो, मैं आईपीएस बन गया। सीता ने अपने खाली और बेजान चेहरे को धीरे से महेंद्र की तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र महेंद्र की पुलिस वर्दी और उसके कंधों पर लगे उन सितारों पर पड़ी, उसके सूखे हुए होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग ना दिखाई देने वाली मुस्कान तैर गई। उसने अपना गंदा और कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और महेंद्र की वर्दी के उस बैज को छू लिया। शायद उसके उस उलझे हुए दिमाग के किसी बहुत ही गहरे कोने में ये बात अब भी जिंदा थी कि ये वर्दी ही उसकी वो इकलौती आस थी जिसका वो 4 सालों से इस कूड़े के ढेर पर इंतजार कर रही थी। महेंद्र ने आगे बढ़कर अपनी उस बदहाल और विक्षिप्त पत्नी को अपने सीने से लगा लिया। आज उस बस्ती में सिर्फ पुलिस के सायरन की आवाज नहीं गूंज रही थी, बल्कि एक ऐसे इंसान के रोने की आवाज गूंज रही थी जिसे आज अपने प्यार की असली कीमत समझ में आई थी। महेंद्र ने अपनी बाहों में सीता को उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला, इस पक्के इरादे के साथ कि अब वो अपनी सीता को वापस उसकी असली जिंदगी में लाएगा और उस माही के झूठे गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख कर दो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हमारी आंखों को दिखाई देती है। महेंद्र ने नफरत की आग में तपकर सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन अधूरा सच उसकी सबसे बड़ी हार बन गया था। कभी कभी जिसे हम बेवफाई समझते हैं वो किसी की खामोश कुर्बानी होती है। इसलिए अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी कभी अपनों के प्रति अपना दिल पत्थर मत होने दीजिएगा, क्योंकि सत्ता और रसूख से भी बड़ी ताकत सत्य और प्रेम में होती है। अगर महेंद्र और सीता की इस इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इमोशनल, थ्रिलर और सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड का सस्पेंस आपसे मिस ना हो जाए।